This class is also useful for CAIIB retail paper और फॉर योर प्रमोशन एग्जाम। और एक एमफी का एक एग्जाम होता है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, तो सबसे पहला वर्ड इसमें है कैपिटल मार्केट। तो पहले हम ये जानते हैं कैपिटल मार्केट। आप लोग प्लीज सुनते रहिएगा, और जो लोग देख नहीं पा रहे हैं कम से कम इसकी आवाज सुन के अपना काम कर लीजिए, खाना खा लीजिए या कानों में ला के सो जाइए, तो सुनने सुनने भी बहुत बड़ा आपको इम्पैक्ट मिलेगा। कैपिटल मार्केट, कैपिटल का मतलब हिंदी में होता है पूंजी। तो आप लोग ये बताइए कैपिटल क्या होती है, अपनी अपनी डेफिनेशन लिख दीजिए, तब तक मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। और इस कैपिटल को हम लोग आमतौर पर शेयर मार्केट, इस कैपिटल मार्केट को हम लोग आमतौर पर शेयर मार्केट के नाम से जानते हैं, शेयर मार्केट के नाम से आते हैं। एक इसका नाम और है, और वो नाम है स्टॉक मार्केट। तो देखिए, तीन नाम हमारे सामने आ गए यहां पे, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट। ये जो शेयर मार्केट है वो बिल्कुल जो कॉमन पीपल होते हैं उसके लिए, और शेयर मार्केट में ये हो गया, शेयर मार्केट में वो हो गया, शेयर मार्केट में पैसा लगा लो, शेयर मार्केट में पैसा लगाने से ये होता है, शेयर मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। ये स्टॉक मार्केट का मतलब है, स्टॉक का मतलब एक तरह से होता है हिस्सेदारी, आपका कितना स्टॉक है, ठीक है, अपनी पूंजी कितनी है। और कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी के हिसाब से इसका नाम क्या है, कैपिटल मार्केट है। तो ये दोनों नाम समवट टेक्निकल है, ये दोनों नाम जो है इक्वल है और टेक्निकल है, ठीक। अब इस मार्केट का यूज क्यों हुआ, क्या जरूरत पड़ी, उसके लिए बात करते हैं। देखिए, हमको एक बात पता है, बिजनेस, हमको ये पता है कि बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, या हम ये कहें बिजनेस जो भी करते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। और फर्म जो होती हैं टू टाइप की होती हैं, एक तो होता है रजिस्टर्ड और एक होता है अनरजिस्टर्ड। और ये जो मैंने फर्म का कॉन्सेप्ट आपको समझाना शुरू किया, ये आपके जो सेकंड पेपर में है उसमें भी काम का है, फर्स्ट पेपर में भी काम का है, थर्ड में भी काम का है, क्योंकि फर्म क्या होती है उसके बारे में लीगल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या होते हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह से हम जो है फर्म को फर्दर दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का, ऐसे ही मैं इसको दो नाम से और जान रहा हूं। और ये मैं बोल रहा हूं प्रोपराइटर, क्या बोल रहा हूं, प्रोपराइटरशिप फर्म, और सेकंड वन इज पार्टनरशिप, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया, विच इज इन्फ्यूज टू अर्न प्रॉफिट और टू स्टार्ट ए बिजनेस, मनी इन्वेस्टेड, ठीक है। अब एक बार बताइए कि क्या बिजनेस करने के लिए कैपिटल होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। एक एनजीओ होता है, वो बिजनेस नहीं कर रहा, उसकी भी अपनी कैपिटल होती है जिससे वो स्टार्टिंग करता है। और एक चीज आप क्लियर कर लीजिएगा, कैपिटल का मतलब स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस नहीं है, एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस भी होता है। अगर आपका 20 सालों से बिजनेस चल रहा है, उसमें आपने एक 2 करोड़ रुपए और लगा के उसको एक्सपेंड कर दिया, तो वो भी कैपिटल की फॉर्म में आता है, ठीक है। और कैपिटल को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल को हम ये बोल सकते हैं जो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है। अच्छा, कुछ बच्चे जो सवाल पूछने लगे हैं, अभी चैप्टर आगे बढ़ा नहीं, आगे के क्वेश्चन पूछने लगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग पूरी क्लास लीजिएगा, लास्ट में क्वेरी करेंगे अच्छा रहेगा, या जिस टॉपिक में बात कर रहा हूं उससे रिलेटेड क्वेरी करिए, ठीक है। चलो, चलो, अब मैंने बोल दिया एक प्रोपराइटरशिप फर्म होती है और एक पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म हो या प्रोपराइटरशिप फर्म, दोनों में एक लिबर्टी है, क्या, कि दोनों ही रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड दोनों हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म भी अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड दोनों हो सकती है, ठीक है। पार्टनर का मतलब है मोर, टू और मोर,
पार्टनर का क्या मतलब है? टू और मोर। ठीक है। ये जो पार्टनरशिप फर्म है या प्रोप्राइटरशिप फर्म है, अगर ये रजिस्टर्ड हो जाए, अगर ये रजिस्टर्ड हो जाए तो इनके क्या लीगल इंपैक्ट पड़ते हैं? तो मैंने बोला कि पार्टनरशिप फर्म भी उसने रजिस्टर करा ली और प्रोप्राइटरशिप फर्म भी उसने रजिस्टर करा ली और पार्टनरशिप फर्म भी उसने रजिस्टर्ड करा ली। कहां रजिस्टर्ड होती है? मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि पार्टनरशिप फर्म कहां रजिस्टर्ड होती है या फर्म कहां रजिस्टर्ड होती हैं। आप लोगों को आंसर देना, तब तक मैं आगे बात करता हूं। ठीक है। तो ये जो पार्टनरशिप फर्म है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अगर ये पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है, ये पार्टनरशिप फर्म क्या है? रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड के बाद, जैसा भी मैंने सवाल पूछा कहां रजिस्टर्ड होती है, तो मैं इसके दो ऑप्शन दे रहा हूं। रजिस्ट्रेशन इसका दो जगह दे रहा हूं। तो इन्होंने बोला सेबी में, आरओसी में, और अंकुश शुक्ला ने बोला इन रजिस्ट्रार। तो ससील के ने भी बोला है आरओसी, तो वो भी तो रजिस्ट्रार है, तो इसलिए क्लियर नहीं हुआ। अभी तक सही आंसर नहीं आया है। शकुंतला सक्कू ने भी दिया, अभी तक सही आंसर नहीं आया। देखिए, छोटा सा क्वेश्चन था, आप लोगों का आंसर गलत आ रहा है। मैंने पूछा पार्टनरशिप फर्म कहां रजिस्टर्ड होती है, अभी तक सही आंसर नहीं आया। मैं देखता हूं। अभी रजिस्ट्रार लिखा, लेकिन रजिस्ट्रार क्लियर नहीं लिखा, इसलिए मैं इसको यस नहीं बोल सकता कि आपका आंसर सही है नहीं है। चलिए, मैं यहां लिख रहा हूं रजिस्टर्ड जो होती हैं वो होती हैं रजिस्ट्रार के वहां। आधी बात तो बिल्कुल सही है, कहां होती हैं? रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रार अंग्रेजों के जमाने का दिया हुआ एक वर्ड है, रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार का मतलब होता है जिसके पास रजिस्टर होते हैं, उस रजिस्टर में वो एंट्री करता है। लेकिन किस चीज का रजिस्टर? हम कहेंगे लैंड रजिस्ट्रार। लैंड रजिस्ट्रार का मतलब है जो जमीन का रजिस्टर रखता है। मैरिज रजिस्ट्रार। तो अब जो आप लोग आंसर देते रजिस्ट्रार, तो किसका रजिस्ट्रार? ऐसे ही रजिस्ट्रार लैंड का, मैरिज का, कंपनी का, आरओसी बोल रहे हैं आप, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बोल रहे हैं, और इसी तरह रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एंड सोसाइटी। क्लियर हो गया एक आंसर? तो रजिस्ट्रार का है कि फर्म एंड सोसाइटी, और दूसरे हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्लियर हो गया? तो दो तरह के रजिस्ट्रार हमारे यूज होते हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए। एक तो फर्म एंड सोसाइटी का रजिस्ट्रार होता है और दूसरा होता है कंपनी का रजिस्ट्रार। क्लियर हो गया आंसर? जल्दी से यस बोल दीजिए अगर इतनी बात समझ में आ गया। आज आपको क्लियर हो गई होगी। और ये जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एंड सोसाइटी है, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। आमतौर पर इसका जो ऑफिस होता है हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होता है। डिपेंड करता है हर स्टेट की अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो उसमें 2-3 डिस्ट्रिक्टों का एक भी बना सकते हैं, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब आगे हमें अभी तक ये समझ में आया कि हम फर्म एंड रजिस्ट्रार कहां कर सकते हैं। अब प्रोप्राइटरशिप की बात भी वहीं आ गई। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म भी या तो वो अपने आप को कहां कराएगी? फर्म एंड सोसाइटी में रजिस्टर कराएगी, या वो अपने आप को आरओसी में रजिस्टर्ड भी कर सकती है। अब मुझे आप बताएंगे कि प्रोप्राइटरशिप आरओसी में रजिस्टर करेगी, कर सकती है? कुछ डाउट हुआ आपको? लाजमी है आपको डाउट होगा। क्यों? क्योंकि नया डेवलपमेंट आ गया 2013 से। ओपीसी, ओपीसी की फुल फॉर्म बता दीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ूंगा। वो रजिस्ट्रार, वो प्रोप्राइटरशिप फर्म जो कंपनी में अपने आप को रजिस्टर कराती है, उसको नाम देते हैं हम लोग ओपीसी। ओपीसी, ओपीसी का फुल फॉर्म दिखा दीजिए। चलिए, आज बच्चे बहुत कम आए। आज तो फ्राइडे का दिन था, मुझे पता है कल आपकी छुट्टी है, तो मैं इसलिए क्लास ले रहा हूं। चलिए, जिन लोगों ने जेआईबी पास कर लिया वो भी देखिएगा, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ओपीसी होता है, और आमतौर पर जो आरओसी में फर्म, कोई भी फर्म है, पार्टनरशिप एक्टिविटी है, अगर वो आरओसी में रजिस्टर्ड है, अगर वो आरओसी में रजिस्टर्ड है, तो उसको हम नाम देते हैं कंपनी। क्या नाम देते हैं? कंपनी। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीओ। और इसको हम अभी तक नाम देते हैं क्या? फर्म। ठीक है। वन पार्टनर कंपनी, वन पर्सन कंपनी। दीपा जी का आंसर सही है।
चलो, तो पार्टनरशिप फर्म, अगर फर्म सोसाइटी के वहां रजिस्टर्ड है तो वो फर्म कहलाएगी, और अगर आरओसी में रजिस्टर्ड है तो कंपनी कहलाएगी। यहां से हमारी कहानी शुरू होती है। ओपीसी की मैं फुल फॉर्म बता देता हूं आपको, वन पर्सन। आज आपको क्लियर हो गया होगा ये क्या है, वन पर्सन कंपनी। और ये जो वन पर्सन कंपनी है, एक लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट आया था, एलएलए, लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट, उसके अंतर्गत वन पर्सन कंपनी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये खुल के आया है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई, वन पर्सन कंपनी या मैनी पर्सन कंपनी। और ये जो कंपनी होती है इसके अपने अपने स्ट्रक्चर होते हैं। आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, केवल आपको इतना क्लियर करता हूं कि हर कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में कितने होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में कितने होने चाहिए, बैंक में कितने डायरेक्टर होने चाहिए। इस तरह का एक क्वेश्चन थ्योरी का आता है। ये आपका जहां पे कि अकाउंट ओपनिंग का एक टॉपिक है आपका, कि कौन कौन सी बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, तो अकाउंट कैसे खोलते हैं कंपनी के, उसके बारे में लिखा रहता है। ठीक है, चलिए, अब हमने ये सब समझ लिया कि हम बिजनेस कितनी तरीके से कर सकते हैं। बिजनेस आप अकेला कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, अनरजिस्टर कर सकते हैं। बिजनेस आप पार्टनर के साथ कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, अनरजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर कर सकते हैं तो कहां कहां कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो कहानी है, इस कहानी का बहुत बड़ा रोल है आज के टॉपिक में। देखिए, देखते हैं क्या रोल है। मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म से कहानी शुरू करूंगा और उस कहानी को धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा। तो सपोज करते हैं 500 करोड़ का एक कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट को आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, जब आप उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए आप यहां पर 500 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं और एक कंपनी बना लेते हैं। जब आप अकेले चल रहे हैं तो अगर फर्म की तरह है तो प्रोप्राइटरशिप, और अगर कंपनी की तरह है तो ओपीसी की तरह आप काम करेंगे। अपना काम करेंगे, जो प्रॉफिट होगा सब आपका है, जो नुकसान होगा सब आपका है। अब आपने क्या कहा कि शायद आपके पास वो पूरे पैसे ना हो, शायद आपके पास पूरे पैसे ना हो। तो अब हम थोड़ा सेकंड स्टेज पे आ रहे हैं। सेकंड स्टेज पे आए, और सेकंड स्टेज में हम इस तरह से आए कुछ कि आपके पास पैसे थे 300 करोड़ रुपए। ठीक है, 300 करोड़ रुपए थे। उस 300 करोड़ रुपए में आपने क्या करा, वन और मोर पार्टनर ढूंढ लिए, वन और मोर पार्टनर। तो देखिए, ये प्रोप्राइटरशिप से कहां शिफ्ट हो गए हम लोग, प्रोप्राइटरशिप से हम लोग शिफ्ट हो गए पार्टनर पर। ठीक है, अब ये पार्टनर अगर आरओसी में अपनी कंपनी को रजिस्टर करा ले, कहां पे रजिस्टर करा ले, आरओसी में रजिस्टर करा ले, तो आरओसी में अगर रजिस्टर कराएगा तो यही बंदा हमारे लिए कैसा स्ट्रक्चर काम करेगा, कंपनी का। कैसा काम करेगा, कंपनी का करेगा। अब क्या होगा, लेकिन ये जिन 3 पार्टनर को लाया, एक तो खुद हो गया, नंबर 1 पार्टनर तो एक खुद ही है, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 पार्टनर हो गए। विजिबिलिटी पूरी आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ये 1 2 3 4 4 पार्टनर हैं। ये पार्टनर किसी भी ऐसे आदमी को अंदर नहीं आने दे रहे, यानी इनका पूरा कंट्रोल है। अगर ये कंट्रोल है तो यही कंपनी कहलाएगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी प्राइवेट लोगों में लिमिटेड है। जरा मुझे 2-3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के नाम आप बता दीजिए। वीडियो इज नॉट वर्किंग, जिनका ये कहना है वीडियो इज नॉट वर्किंग, आपकी तरफ नेटवर्क इशू होगा, हमारी तरफ से ओके चल रहा है, क्योंकि पैरेलली हमने एक दूसरे सिस्टम में चला रखा और ओके चल रहा है। ठीक है, तो देखिए एक नया शब्द आ गया, प्राइवेट लिमिटेड, यानी वो किसी को अलाउ नहीं कर रहे। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं भैया। जो इनको ये पार्टनर मिले थे, जो इनको पार्टनर मिले थे 4 पार्टनर, अब सपोज कीजिए इन चारों पार्टनर के पास भी पैसा पूरा नहीं होता,
सपोज कीजिए इनके पास भी पैसा पूरा नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि 300 करोड़ तो इन्होंने लगा दिए नंबर एक ने, और ऐसा कह सकते हैं कि 100 करोड़ इन्होंने लगा दिए, ठीक है, और 50 करोड़ इन्होंने लगा दिए, ठीक है, 300 करोड़, 100 करोड़ और 50 करोड़। जब ये पैसा कंपनी में लग गया, उसके बाद भी ये पैसा शॉर्टफॉल में रह गया, और शॉर्टफॉल में रहा तो इसके लिए एक मोटे आसामी यानी एक बंदा नहीं मिल रहा, तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर कौन मिल रहे हैं? नंबर ऑफ इन्वेस्टर। देखिए कई बच्चे इस चैप्टर को थ्योरेटिकल बहुत अच्छा जानते होंगे, लेकिन अभी तक जो मैंने समझाया आपको समझ में आ रहा है तो यस बोल दीजिए, अच्छा लग रहा है तो ठीक है। तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, नंबर ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है, ये नंबर ऑफ इन्वेस्टर ने ये पूल बना के ये पैसे को पूरा किया। अब जैसे ही ये नंबर ऑफ इन्वेस्टर आए, इनका नाम होता पब्लिक। क्या होता है? पब्लिक। इसको बोलते हैं पब्लिक कंपनी हो गई है। लेकिन एक नाम सुना पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड, तो पब्लिक लिमिटेड कब होगी? जब किसी भी कंपनी में जो ये इन्वेस्टर हैं, इन्होंने अपना पैसा इतना लगा लिया, ठीक है, एक 300 वाला, एक 100 वाला, एक 100 वाला, और इन 3 बंदों को, इन 4 बंदों को हम किस नाम से जानते हैं? जो पहले पैसा लगाते हैं, जिनका माइंड होता है, जिनका पूरा बिजनेस प्लान होता है। बता दीजिए क्या बोलते हैं इन लोगों को? जो ये 1 2 3 4 है, 1 2 3 को क्या बोलते हैं? ये 4th वाला तो मैंने पब्लिक बना दिया। ये 1 2 3 को किस नाम से जानते हैं कंपनी में? वन टू थ्री को ओनर बोला इन्होंने। नंबर ऑफ इन्वेस्टर मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसमें इन्होंने कहा कि दिस इज रेस्ट्रिक्टेड टू 30%, यानी जो आम पब्लिक है वो 30% तक आ सकती है उस कंपनी में। अगर वो 30% तक आ सकती है तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एक था प्राइवेट लिमिटेड, एक था पब्लिक लिमिटेड। अब और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बढ़ते हैं कि यही कंपनी, जो ये सेम कंपनी है, यही सेम कंपनी में यहां एक रेस्ट्रिक्शन ये लगाया, क्या कि ये जो 1 2 3 हैं, उनके अलावा यहां पर एंट्री कर दी गवर्नमेंट ने। किसने कर दी? गवर्नमेंट ने भी स्टेक ले लिया, यानी गवर्नमेंट भी जो है, इसमें पैसा लगाने लग गई। अभी तक हम पब्लिक बोल रहे थे, ठीक है, अब यहां गवर्नमेंट भी लेने लगी, यानी कि गवर्नमेंट ने भी पैसा लगा दिया इसमें, ठीक है। तो अब इस कंपनी का स्ट्रक्चर देखिए कि मान लिया ये, तो उसका आंसर जो मैंने बोला था मैं यहां लिख दे रहा हूं, जो ये 1 2 3 4 है, दे आर कॉल्ड प्रमोटर। ये क्या कहलाते हैं? जो मेन कंपनी स्टार्ट करते हैं, प्रमोटर। ठीक हो गया? क्लियर हो गया आंसर? बिल्कुल सही। एक बच्चे ने आंसर दिया था, मेनका राव जी ने, प्रमोटर कहलाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, गुड। अब यहां क्या स्ट्रक्चर आया? एक कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का भी स्टेक आ गया, गवर्नमेंट ने भी अपना पैसा लगा लिया, और बहुत सारी ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट ने अपना पैसा लगा रखा। लेकिन यही गवर्नमेंट की कंपनी क्या करती है? एक और मुझे बनाना पड़ेगा, थोड़ा यहां बना देता हूं मैं।
यही गवर्नमेंट की कंपनी अप द स्टेक इतना कर लेती है, इतना, और ये होता है 51% और मोर देन 50% बोलते हैं, तो 51% और मोर। अगर इसमें गवर्नमेंट का पैसा लग जाए और थोड़ा सा पब्लिक का लग जाए और थोड़ा सा प्रमोटर का लग जाए, तो इस कंडीशन में इस कंपनी को हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी, जिसका नाम होता है PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो आप लोगों को पता है कि आपके बैंक PSU है या नहीं? पब्लिक का अगर शेयर आपने पब्लिक को शेयर कर रखा है तो पब्लिक का PSU है, और अगर पूरा गवर्नमेंट के पास है तो गवर्नमेंट को भी एट पार्ट पब्लिक की तरह लेते हैं, तो वो भी एक पब्लिक एंटरप्राइजेस है, यानी सरकार का उपक्रम है, ठीक है, भारत सरकार। तो यहां पे इस कंपनी को बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर ये बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है तो उस टॉपिक को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बात आई कि गवर्नमेंट कंपनी भी हो गई, और अगला क्या होता है भैया? एक और राउंड बना लिया हमने। यहां पर क्या करा मैंने, इसी में 100%, इसी में क्या किया मैंने, 100% किसको दे दिया? गवर्नमेंट को कह दिया। जिन बच्चों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आगे हम सारा प्रोसीजर ऐप पे करेंगे, जो नोट्स देंगे, जो नोटिफिकेशन देंगे, सर्कुलर देंगे, ऐप पे देंगे, तो ऐप का लिंक आपको दे रहे हैं, आप जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी कॉपी करके कहीं पेस्ट कर लीजिए, बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो 100%, ये जो ब्लैक ब्लैक मैसेज आता है बीच बीच में, ये उस ऐप का ही आता है जो ऐप में लोग सब्सक्राइब करते हैं या डाउनलोड करते हैं या कोर्स परचेज करते हैं। तो 100% अगर गवर्नमेंट का होता है तो इसको बोलते हैं प्योर गवर्नमेंट। जरा मुझे 2-3 प्योर गवर्नमेंट कंपनियों के नाम बता दीजिए। दो तीन मुझे प्योर गवर्नमेंट कंपनी के नाम बता दीजिए। BSNL, PSU में देखा जाए तो, ठीक है, ये हमारा आता है PSU। और कुछ होते हैं कॉरपोरेशन। कुछ क्या होते हैं हमारे, जरा मेरे को कोई बच्चा बता देगा कॉरपोरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉरपोरेशन एंड कंपनी? कॉरपोरेशन एंड कंपनी में क्या फर्क है? हमारा जो BSNL है वो कॉरपोरेशन है, हिंदी में निगम है, भारत संचार निगम। निगम मीन्स कॉरपोरेशन, ठीक है। तो कॉरपोरेशन है ये, जबकि बैंक हमारे कॉरपोरेशन नहीं है। बैंक हमारे एक कंपनी की तरह आते हैं। बस फर्क ये है कि कॉरपोरेशन का मतलब होता है कि जो कंपनियां किसी स्टैट्यूट से बनी होती हैं, यानी लॉ से बनी होती है, स्टैट्यूट फॉर्मेशन होती है जिनकी, यानी उनको बनाने के लिए लोकसभा राज्यसभा में एक प्रस्ताव पास होता है। तो जितनी कंपनियां लॉ के अकॉर्डिंग बनती हैं वो कॉरपोरेशन होती हैं। और किसी भी कॉरपोरेशन को ये जरूरी नहीं कि वो अपने आप को कहीं ROC में रजिस्टर्ड कराए, जरूरी नहीं है, लेकिन कई सारे कॉरपोरेशन ने अपने आप को रजिस्टर्ड भी करा रखा है कंपनी एक्ट में, ठीक है। क्लियर हो गया? बिल्कुल सही। जितने आपने नाम दिए हैं, ONGC, SAIL, BSNL, SAIL, BHEL है ना, BEL है, बहुत सारे हैं। अब मैं यहां बात करता 100% प्योर गवर्नमेंट की जहां बात कर रहा था, तो मैं एक तो मैंने ये BSNL का नाम दिया, और 2 नाम और लिख देता हूं यहां पे, रेलवे, ठीक है।
और रेलवे के साथ अगर मैं कंपनी का नाम ना लेके बोलूं तो पोस्ट ऑफिस भी 100% गवर्नमेंट की स्टेक होल्डिंग होती है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रोसेस बताया कि किसी भी फर्म में पार्टनर्स का इन होना, और पार्टनर्स का इन होना का मतलब स्टॉक, जैसे मैंने बोला, एक बोला वर्ड बोला था ना स्टेक, तो जैसे ही इन टर्म्स ऑफ मनी स्टेक यानी स्टॉक शेयर्स उसकी एक यूनिट वैल्यूज दी जाती हैं तो उसी को बोलते हैं शेयर और इसी को बोलते हैं हिस्सेदारी, इसी को बोलते हैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। और क्योंकि ये पैसा कैपिटल के फॉर्म में लगा रहे थे, हमने पहले बात करी थी कि जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में 500 करोड़ का पैसा चाहिए और वो पैसा अगर लगा रहे हैं तो दिस पैसा इज नोन एज व्हाट, कैपिटल। क्या जानते हैं इसको हम? कैपिटल जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया तो बता दो। आरआरबी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर है, तो आरआरबी को क्या बोलेंगे? देखिए, ये जितने भी स्टेट गवर्नमेंट आरआरबी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी और के साथ हैं, वो जॉइंट वेंचर है सारे, उसको बोलेंगे जॉइंट वेंचर है। और एक तरह से ये सब कंपनी की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, लेकिन आरआरबी के लिए भी प्रॉपर एक्ट में प्रावधान किया था 1975 या 76 में, जो आरआरबी वाले बच्चे बैठे हुए हैं। चलिए, इतना अगर क्लियर हो गया तो इसमें दो वर्ड आपके बहुत साफ साफ आ गए हैं। जरा देखिए मैं क्या बना रहा हूं। आर्मी ऑल्सो एक कंपनी नहीं, बिल्कुल आर्मी एक कंपनी नहीं है। आर्मी पुलिस एक कंपनी नहीं है, वो सिक्योरिटी एक्ट में इंडिया का जो सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंतर्गत बनाए हुए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो कंपनी नहीं बोल सकते। और वैसे भी क्या है, वो नॉन प्रॉफिटेबल हैं, तो जितने नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं तो उनको हम कंपनी ना बोल के ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। रमनदीप जी ने पूछा है सबका एक एग्जाम्पल दीजिए। जैसे सबका एग्जाम्पल देने में आप लोगों ने प्राइवेट लिमिटेड का नाम नहीं दिया मुझको, शायद किसी ने प्राइवेट लिमिटेड का नाम दिया था? नहीं दिया था। चलो, नहीं दिया था तो मैं शुरू से बोलता हूं। सबसे पहला वाला पॉइंट ये वाला, इस पॉइंट में बात करूंगा। जितनी आपकी किराना की दुकानें हैं वो सब यहां समझ लो, या किसी का इंडिविजुअल बिजनेस है वो यहां समझ लो। सेकंड नंबर पे प्राइवेट लिमिटेड में अधिकतर फैमिली बिजनेस वाले जितने होते हैं वो पार्टनर सिर्फ फैमिली वाला लाते हैं, 5 भाई मिलके चला रहे हैं, तो ना AR इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, यहां तक कि आकाश इंस्टीट्यूशनल प्राइवेट लिमिटेड, अगर आपने नाम पढ़ा हो उसका, प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है। ठीक है, उसके बाद आती है नंबर ऑफ इन्वेस्टर बढ़ जाते हैं। तो अगर कोई कंपनी यहां से, जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा, ये वाला पॉइंट, हमारी जो आज की चैप्टर है वो यहां से शुरू होती है, क्योंकि पब्लिक से पैसा मांगना रोल ऑफ कैपिटल मार्केट यानी सेबी के कंट्रोल में आता है, और सेबी हमारे इंडिया में कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हम करेंगे लिमिटेड। तो कुछ ऐसी कंपनियां जिसमें सरकार का शेयर पूरा तो नहीं है लेकिन कुछ है। कोई बता सकता है ऐसी कंपनी? मैं भी रिकॉल कर रहा हूं, अगर मेरे को भी पता लगती है तो मैं भी बताता हूं। कोई ऐसी कंपनी जिसमें सरकार का हिस्सेदारी है? जैसे आईडीबीआई में शायद 100%, आईडीबीआई में कुछ परसेंट अभी गवर्नमेंट का है शायद। आप लोग बताइए, मैं बहुत क्लियर नहीं हूं। आईडीबीआई पहले गवर्नमेंट की थी लेकिन अभी कुछ परसेंट रह के बाकी सब उसने वो कर दिया शायद। एक आंसर भी आईडीबीआई आ गया। गोदरेज का एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किसमें किसकी हिस्सेदारी। अगर सरकार की थोड़ी सी हिस्सेदारी है तो हम उसको लिमिटेड उसमें कर सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड। ठीक है, चलिए और आगे। फिर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी बहुत सारी कंपनी है, पीएसयू बता दी, और 51% और 51% से 100% दोनों के मैंने एग्जांपल दे दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वरना बहुत टॉपिक स्लो हो जाएगा। फिर इतने में अगर मजा आया तो जरा लिख दीजिए मजा आया। चलो, अब जो है हम बात कर रहे हैं कि ये जो जर्नी है, इस जर्नी को क्या बोलते हैं? आपको आंसर देना है।
फिर मैं अपना आंसर दूंगा। ये जर्नी जो है इस तरह से यहां से घूमते हुए जो इधर तक आई, इस जर्नी को क्या बोलते हैं? मोबाइल कंपनी में क्या होता है सर? मैं समझ नहीं पाया आप क्या पूछना चाह रहे हैं। सोनू जी, आप कर्णप्रयाग वाले सोनू जी बोल रहे हैं, देवप्रयाग वाले सोनू विश्वकर्मा जी। चलो, हाँ, तो हम बात कर रहे थे ये जो ग्रीन लाइन बनाई है इसको क्या बोलते हैं? किसी ने आंसर नहीं दिया, फॉर्मेशन बोला, और बोलिए। चलो आप लोग आंसर देते रहिए, तब तक मैं लिख देता हूं। दिस प्रोसेस इज नोन एज नेशनलाइजेशन। फॉर्मेशन, डेवलपिंग, एक्सपेंशन, बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर आ रहे हैं आपके, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा था उसका आंसर है नेशनलाइजेशन। प्रोप्राइटर, प्रोमोटर्स जब होते हैं, सरकार को हिस्सेदारी देने लग जाते हैं और सरकार उसमें 51% या उससे ज़्यादा का स्टेक ले लेती है, तो उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन, जो कि आपका 1969 में बड़ा नेशनलाइजेशन हुआ था। आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलग अलग समय पर, आरबीआई शायद 1949 या 48 में हुआ था, और स्टेट बैंक 1955 में हुआ था। यानी ज्यादा शेयर जो है गवर्नमेंट ने स्टेक ओन कर दिया। गवर्नमेंट ने एसबीआई में शायद 59 समथिंग परसेंट उस समय स्टेक होल्डिंग की थी, आरबीआई ने की थी, बाद में वो गवर्नमेंट ने ले ली। ठीक है, इन कंपनी में भी गवर्नमेंट का शेयर होता है क्या? किन कंपनी में? मोबाइल कंपनी बीएसएनएल में है ना, बीएसएनएल गवर्नमेंट कंपनी है, और किसी में नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं शेयर लेती है गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा, अब मैंने ये पूछ लिया, अब आपको ये बताना है इसी का रिवर्स प्रोसेस क्या कहलाता है। इसी लाइन का रिवर्स प्रोसेस, इसी लाइन में वापस चल रहा हूं, क्या कहलाता है? इसी लाइन में वापस चलना क्या कहलाता है? आप लोग आंसर दीजिए, तब तक मैं लिख दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनलाइजेशन तो हो गया, आगे बताइए। प्राइवेटाइजेशन, रजनीश जी ने बिल्कुल सबसे पहले आंसर दिया है, बिल्कुल ठीक आंसर है। दिस इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। रिवर्स प्रोसेस, यानी पब्लिक, गवर्नमेंट अपने 100% में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा काट काट के बेचती जाती है, और ये जो है पिछले कुछ सालों से बहुत आम देखने में आ गया है। और इसका सबसे पहला शिकार आपका आईडीबीआई बैंक हुआ था, और आपको भी हमेशा खतरा दिया जाता है कि भैया जो है आपका भी जो है नंबर आने वाला है ना। आईडीबीआई का नाम एग्जांपल। अच्छा, तो ये मैंने क्या करा, अब इसमें से अगर मैं कटिंग करने लग जाऊं, अपने सरकार अपने हिस्से में से कटिंग कर लेगी, और जैसे ही यहां आ जाती है, तो ये सारा जो यहां से यहां तक का प्रोसेस है, ये प्रोसेस में गवर्नमेंट अपने हाथ खींच चुकी है, ये वाले प्रोसेस में। ठीक है, ये जो ऊपर वाले 5 सर्कल हैं वो प्राइवेट की तरह जाने जाते हैं, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 50% से कम होती है। ठीक है, और प्रोमोटर बेसिकली वो होते हैं जिनका 26% या उससे ज्यादा का जो हिस्सेदारी होती है, तो उनको बोलते हैं। इज एसबीआई अ प्योर गवर्नमेंट? बिल्कुल नहीं है। एसबीआई में बहुत सारे, आपके पास भी हो सकता है शेयर हो, आपके रिश्तेदारों के पास भी शेयर हो, कई और कंपनियों के पास शेयर हो उसके, तो प्योर गवर्नमेंट तो हो नहीं सकता। हाँ, कंट्रोल गवर्नमेंट का है, क्योंकि 51%, जिसके पास 51% शेयर होंगे उस पर सब कुछ उसकी चलेगी। लेकिन जब एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, तो इसमें शेयर होल्डर अपनी हिस्सेदारी वहां रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं। प्रमोटर की बात मानने का मतलब वो अपनी बात रखते हैं, उनकी बात सुनी जाती, नहीं तो उतना स्टेक निकाल देंगे। अगर वो निकालेंगे डिस्प्यूट होगा और शेयर मार्केट में उसके प्राइस डाउन होंगे, रेपुटेशन खराब होगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए जिसके पास 51% से ज्यादा होते हैं उसकी चलती जरूर है, लेकिन 26% से ज्यादा वाले की भी काफी रोल रहता है वहां पे। ठीक हो गया, क्लियर हो गया? चलो, इतना समझ में आ गया?
इन्होंने बोला नन ऑफ द बैंकिंग कंपनी इज प्योर गवर्नमेंट। नहीं, बहुत सारे हैं। आप अपने बैंकों का जिस जिस बैंक में है देखिएगा गवर्नमेंट का कितना स्टेक है। कुछ बैंक ऐसे हैं 100% स्टेक अभी भी गवर्नमेंट का है। लेकिन अभी जो ये रिसेंट डेवलपमेंट आया मर्जर का, तो हो सकता है गवर्नमेंट ने कई ऐसे बैंकों को वहां मर्ज कर दिया उसमें 100% की हिस्सेदारी हो, जिससे उसे प्रॉफिट नहीं आ रहा था। जब वो वहां चला जाएगा प्रॉफिट वाले बैंक के साथ, तो प्रॉफिट देगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। चलो आगे बोलते हैं। अब ये इतनी कहानी क्यों समझाई हमने? भाई जब इतनी कहानी नहीं सुनोगे तो शेयर मार्केट क्या समझेंगे आप? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारी कहानी शुरू होगी सर्किल नंबर 3 से। हमारी कहानी शुरू होगी कहां से? सर्किल नंबर 3 से। ठीक है, तो मैं सर्किल नंबर 3 को नीचे थोड़ा सा ड्रॉ क्या कर रहा हूं, यहां से। सर्किल नंबर 3 से हम अपनी कहानी शुरू कर रहे हैं। अपने इस टॉपिक का हमारा बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। नन ऑफ द बैंकिंग कंपनी, ये मैंने आंसर दे दिया था। नन ऑफ द बैंकिंग कंपनी प्योर गवर्नमेंट कंपनी, मैंने आंसर दे दिया था मुकेश कुमार जी। 100% अगर शेयर गवर्नमेंट के होंगे तो हो जाए। आरबीआई इज प्योरली गवर्नमेंट। आरबीआई में स्टेक होल्डिंग देखना भाई, देखो इस बारे में मैं बिल्कुल बहस नहीं करता, क्योंकि बहुत रिसेंट डेवलपमेंट होते हैं। मैं बार बार अपनी क्लास में बोलता हूँ, फैक्ट आप चेक कर लीजिए, गूगल कर लीजिए आरबीआई में किसका कितना शेयर है। अभी भी आप अपने मोबाइल पे चेक कर सकते हैं इस बात को। अगर किसी पार्टी का शेयर है उसमें गवर्नमेंट के अलावा, तो इसका मतलब प्योर गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, लेकिन 100% शेयर नहीं है उसके पास। जितने भी ओएनजीसी वगैरह है, अभी बैंकों की बात आ रही है, बीएसएनएल को बेचने की बात आ रही है, एयर इंडिया को बेचने की बात आ रही है, ये सब क्या है ये। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और रह गई थी, जो मैंने प्राइवेटाइजेशन बोला था, इसके लिए एक वर्ड और आता है डिसइन्वेस्टमेंट। क्या आता है? डिसइन्वेस्टमेंट। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट, और दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया? किसी पीएसयू के शेयर लेते हैं तो हम क्या होते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। आप शेयर होल्डर होते हैं, आप स्टॉक होल्डर होते हैं, और आप उतने मालिक होते हैं। अगर आप 26% से ज्यादा ले लेंगे तो आपकी खूब चलेगी। एजीएम में आप बहुत, वो जो डायस होता है वहां जाके बैठेंगे। लेकिन अगर एक अच्छा अमाउंट आपके पास शेयर का होता है, तो एजीएम में आपको पार्टिसिपेशन होता है, आप अपनी बातें रख सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं, क्योंकि आप उस कंपनी को अपने पैसों से बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, गुड क्वेश्चन। चलो, तो हम बात कर रहे हैं सर्किल नंबर 3 से। हम बात कर रहे हैं सर्किल नंबर 3। यही सर्किल नंबर 3 हमको आगे आगे हमारे चैप्टर को बढ़ाएगा। चलिए, तो इस सर्किल में हमने जैसा है, मैं दोबारा यहाँ पे एक उस सर्किल को ड्रॉ कर दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ, जिससे कि बार बार हमें स्क्रीन पे ना जाना पड़े। इस सर्किल को मैंने ड्रॉ कर दिया, और इस सर्किल में मैंने बोला था कि एक हिस्सेदारी, एक पार्ट हमारा, हमारे बहुत सारे जो हमारे गुड इन्वेस्टर हैं उनका बना हुआ है। बहुत सारे गुड इन्वेस्टर हैं, बहुत सारे गुड इन्वेस्टर हैं, और ये जो है यहाँ इस कंपनी में अपना पैसा, अपना कमाया हुआ पैसा लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, ये जो इन्वेस्टर हैं, ये इन्वेस्टर को कौन सा सपना आता है? क्या उनको सपना आता है? क्या उनको सपना आता है कि मैं वहां जाके लगाऊंगा? आप यहां बैठे हुए हैं अपने शहर में, और कोई आपसे 500 किलोमीटर दूर कोई कंपनी है, आप उसमें पैसा कैसे लगाएंगे? आपको कैसे पता लगेगा? आज हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है रोल ऑफ कैपिटल मार्केट। जितनी मैंने बात बताई उसमें से शायद एक भी बात आपके बुक में नहीं लिखी है। बुक में कहानी शुरू होती है यहां से, सुनिए जरा। ठीक है, आज लाइव क्लास में बहुत कम बच्चे हैं, क्यों ऐसा है भाई? प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट इज सेम थिंग, बिल्कुल ठीक है, सही आंसर है। हु कम्स इनटू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कंपनी अपनी कंपनी को अच्छी तरह चलाने के लिए कुछ काबिल लोगों को अपनी डायरेक्टर उसमें कंपनी में रखती है, और डायरेक्टर के डिसीजंस, आपके जो दो डॉक्यूमेंट होते हैं, आपको पता है कि किसी भी कंपनी के दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है,
चलिए यही एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, कल हम आपके लिए सेकंड पेपर की क्लास का अरेंजमेंट किया हुआ है। वो क्लास 10 to 10:30 सुबह मॉर्निंग शुरू होगी। जैसा भी सेटअप होगा आप लोग अपने नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, आपको मिल जाएगा। नहीं तो 10 और 10:30 के बीच में आप लोग क्या करिएगा, कोशिश करिएगा आ जाइएगा लाइव, ठीक है। सेकंड पेपर लेंगे, गुड। चलो अभी जो आशीष जी आपका क्वेश्चन है, कई लोगों का क्वेश्चन है, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो सारे क्वेश्चन जो है अभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने कह लिया कि भैया इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को ढूंढ के लाओ, इन्वेस्टर को ढूंढ के लाओ, यानी एक कंपनी और इधर है इन्वेस्टर, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं। ये बहुत सारे इन्वेस्टर का कनेक्शन कैसे होगा, ये कैसे जुड़ेंगे, ये लोग कैसे जुड़ेंगे, ये प्रोसेस को समझ रहे हैं। और इस प्रोसेस को चलो टेक्निकली भी नहीं बता रहा, और आगे बढ़ते हैं। कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी जो है सर्च करेगी, कंपनी क्या करेगी, सर्च करेगी। कोई मुझे बताएगा इन्वेस्टर को सर्च करने में कौन मदद करते हैं, इन्वेस्टर को सर्च करने में कौन लोग मदद करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं। तो हम नाम लिख दे रहे हैं, अगर आपके दिमाग में आए तो बता दीजिएगा। मर्चेंट बैंकर्स, जिनको हम इन्वेस्टमेंट बैंकर भी बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारी कंसल्टेंसी होती हैं, कंसल्टेंसी होती हैं, इक्विटी एंड डेट रेजर होते हैं, इक्विटी एंड, ये सब नाम आपने कहीं पढ़े होंगे, डेट रेजर। हाँ, तो मैंने पूछा था, इन्होंने बोला ब्रोकर, ब्रोकर अभी नहीं ढूंढते। ब्रोकर जब ढूंढते हैं जब एक कंपनी एक लीगल तरीके से बाजार में अपने आप को प्रेजेंट करती है, और उस प्रेजेंट करने में ये मर्चेंट बैंकर और कंसल्टेंसी और इक्विटी या डेट रेजर ये मदद करते हैं। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि कंपनी एक रजिस्ट्रार ढूंढती है। कौन ढूंढती है, रजिस्ट्रार। वो रजिस्ट्रार जो होते हैं वो कंपनी के लिए काम करते हैं, और दिस जो ये वर्क है, दिस वर्क इज नोन एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्लियर हो गया। देखो आईपीओ, कितनी देर में हम आईपीओ पे आ पाए। तो ये जो कंपनी करती है वो करती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आती है किसके जरिए, आपको बहुत अच्छी तरह याद हो, आईपीओ। ये आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज अ वर्ब, IPO is a noun, initial public offer. This is known as action. This is known as action. और ये जो IPO है ये आपका एक तरह से कह लीजिए नाउन है। ये क्या है, नाउन है। क्लियर हो गया। जिन लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया होता उन्हीं को क्लास के बारे में पता नहीं चल पाता है, ठीक है। चलो, जिन लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन की हुई है उनको कंप्लेंट अगर कोई आ रही है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। उसमें हमने उनके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से PDF फाइल बना रखी है चैप्टर वाइज। उनको कोई कंप्लेंट नहीं होगी। अगर आप कोई मन में शिकायत है और आप हमसे शेयर नहीं कर रहे तो उसका सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हजारों बच्चों को इस तरह से हम टैकल नहीं कर सकते। हाँ, जिनकी व्हाट्सएप रिक्वेस्ट आती है उसको जरूर करते हैं। कभी मिस हो जाए तो रिपीट कर दीजिए, आपको PDF मिलेगी प्रॉपर। और कल से मैंने एडिटेड वीडियो भी डालने शुरू कर दिए हैं। 2-3 दिन बाद वो नॉर्मल लोगों के लिए हट जाएंगे, सिर्फ मेंबर्स के लिए रहेंगे। मेंबर्स को हम बेनिफिट देंगे। आप चाहे 159 रुपीज देते हैं
चाहे आप 399 रुपीज देते हैं, जो भी मेंबर्स हैं हम उनको उतना फैसिलिटी देंगे। और इस 159 में जीएसटी कट के और यूट्यूब का कट के हमें शायद 50-60 रुपए मिलता है नेट, और उसमें जब वो हमारे पास आता है तो उसमें इनकम टैक्स देते हैं, तो हमारे लिए 159 नथिंग है। चलो सीआईबी का कल देखते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग तक आ गए हम लोग, आईपीओ तक आ गए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, देखिए कि हमारे पास एक्शन और नाउन समझ में आ गया, रजिस्ट्रार समझ में आ गया, ठीक है। यहां से शुरू होता है प्रोसेस कैपिटल मार्केट, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट। अब साहब ये रजिस्ट्रार क्या करता है, ये रजिस्ट्रार जो है जाता है कहां पे, सेबी के पास, सेबी के दफ्तर जाता है। और आपको पता है सेबी हमारे इंडिया में कौन है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर। कौन है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर। ठीक हो गया। तो ये जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है इसके पास जाता है और क्या क्या करता है, जाता जरूर है, सबमिट करता है। क्या करता है, सबमिट करता है ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। यहां ध्यान से सुनिएगा, अब आपकी बुक की चीजें, प्रोस्पेक्टस, ठीक है। यहां पर ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, ड्राफ्ट का मतलब कच्चा, प्रोस्पेक्टर, प्रोस्पेक्टस माने जिसमें जैसे आप कॉलेज में एडमिशन ले जाते हो एक प्रोस्पेक्टस मिलता है, पूरा विवरण होता है उसमें, डिटेल विवरण होता है, कैसे होगा, कंपनी क्या करी है, प्रोजेक्शन कैसे करेगी, कैसे यूज करेगी, कितने दिनों में यूज करेगी, क्या क्या उसका पुराना बैलेंस शीट क्या है, सब कुछ करेगी, ठीक है। और जब भी ये सब वो करेगी तो इस प्रोस्पेक्टस को एक ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है, इस को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन पीरियड। ये ऑब्जर्वेशन पीरियड कितना है आप लोग नेट में देख के बताइए। मेरे ख्याल से ये 21 डेज था, पता नहीं 14 दिन तो नहीं हो गया, 21 डेज टू, आप लोग चेक करके बताइए कोई लोग बच्चा कि आईपीओ का जो ऑब्जर्वेशन पीरियड है सेबी का अप्रूवल कितने दिन में मिलता है। पहले 21 दिन था, कहीं मैं सुन रहा था शायद 14 दिन हो गया, देख लीजिए, अभी मैं क्लियर कर दूंगा। मैंने फिर बता दिया कि फैक्ट्स पे आप लोग मुझे कभी ब्लेम मत कीजिएगा, आप लोग इन चीजों को देखिए, मैं प्रोसेस की बात करता हूं, ठीक है। 21 डेज में अगर ऑब्जेक्शन आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्शन, तो आप आईपीओ नहीं निकाल सकते। अगर 21 डेज में नो रेस्पॉन्स या नो ऑब्जेक्शन, क्या हुआ, नो ऑब्जेक्शन, किसी ने आंसर दिया उसका, एग्जाम डेट जब आपका पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब होगा, ठीक है। तो नो ऑब्जेक्शन, सेबी अगर नो ऑब्जेक्शन बोलती है, इसका मतलब ये जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस है, ये जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस है, तो ये एक प्रोस्पेक्टस के नाम से चलता है फिर, ठीक है। और इसका एक नाम और होता है, ऑफर डॉक्यूमेंट भी होता है, ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है। ऑफर डॉक्यूमेंट ये म्यूचुअल फंड के केस में होता है, और जब आप कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड केयरफुली ऑफर डॉक्यूमेंट। क्लियर हो गई, यानी कैपिटल मार्केट में आप पैसा लगाएंगे तो वो करता हो। और यहां पे क्या बोलता है, शेयर मार्केट की बात करते हैं तो वो प्रोस्पेक्टस नाम दिया उसने कि आपको जो है प्रोस्पेक्टस मिल गया। और इसी प्रोस्पेक्टस में एक क्वेश्चन और आता है, आरएचपी क्या है, कोई बच्चे बता दीजिए आरएचपी क्या है। ठीक है, आरएचपी से रिलेटेड आपका जो है क्वेश्चन
3 वीक लिखा हुआ आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो आरएचपी से आपका रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आरएचपी क्या है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ऐसा प्रोस्पेक्टस जो सेबी ने वो कर दिया है, लेकिन उस प्रोस्पेक्टस में क्या चीज नहीं होती। अभी मैं इसको बुक से थ्योरी क्लियर कराऊंगा। नंबर ऑफ शेयर्स, वैल्यू ऑफ शेयर्स और साइज ऑफ अलॉटमेंट, ये पूरा चीजों के बारे में होता है। किस कंडीशन में रिजेक्शन आता है? रिजेक्शन इस कंडीशन में आता है अगर इस समय विजय माल्या जी की कंपनी यहाँ इंडिया में आके आईपीओ निकालेगी तो शायद सेबी उसे परमिट नहीं करेगी, या कोई ऐसी कंपनी जो पहले से पब्लिक का पैसा लेके भाग चुकी है या कुछ है, जैसे सहारा के नाम पे भी आता है। सहारा अगर शेयर लेके आएगा तो शायद सेबी ना करे, क्योंकि पहले से ही डिस्प्यूट चल रहे हैं, लोगों के पैसे दबा रखे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो होता है, ठीक है। प्राइस कितना रहता है? प्राइस हाइट रखता है, ये सब चीजें। हाँ अच्छा, आरएचपी के लिए बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है, मैंने बोला इन चीजों को हाइट रखता। तो आरएचपी समझ में आ गया। आरएचपी इज अ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट बाय द सेबी, उसी के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट होता है, ठीक है। अब यहां पर ये जो रजिस्ट्रार थे साहब, ये रजिस्ट्रार जैसे ही अप्रूवल हुआ तो रजिस्ट्रार अब साहब खुश हो गए, ठीक है। और खुश हो गए और अपने मन में ये सोचने लगे कि अब जो है बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, ठीक है। इनको सपना आने लग गया, बस अब ओके हो गया। और ये पैसे कहां से आएंगे? ये पैसे आएंगे आप जैसे लोगों से, इन्वेस्टर से आएंगे। कहां से आएंगे पैसे? इन्वेस्टर से आएंगे। कौन खुश हुआ? रजिस्ट्रार खुश हो गया। अब रजिस्ट्रार को ये बहुत सारे पैसे चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल में लिया था, हम कहते हैं 200 करोड़ रुपए चाहिए। तो क्या करेगा? ये जो पैसे आएंगे ये बहुत सारे किन से आएंगे? इन्वेस्टर से आएंगे। इन इन्वेस्टर तक पहुंचने की पहला स्टेप था ये वाला, आरएचपी वाला, ये जो प्रोस्पेक्टस को अप्रूवल वाला पहला स्टेप इन्होंने पार कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है एडवर्टीजमेंट। क्या होता है? एडवर्टीजमेंट। अब आपने देखा होगा साहब, बहुत बड़े बड़े ऐड आते हैं, इन्वेस्ट कीजिए उस कंपनी में। आईपीओ की बात करें, आजकल कोई आईपीओ नहीं आ रहा है क्योंकि शेयर मार्केट डाउन हो रखा है, ठीक है। और अभी कुछ दिनों पहले एक आईपीओ आया था इस बैंक से रिलेटेड, कोई जरा बता सकते हैं किस चीज का? लॉकडाउन से कोई एक आध महीने 15-20 दिन पहले आया था, जल्दी से बता दीजिए अगर याद है तो। चलो, एडवर्टीजमेंट कहां से करते हैं? एडवर्टीजमेंट के बहुत तरीके हैं। क्या करते हैं? मीडिया से करते हैं, ठीक है, बैंक में जाके करते हैं, ब्रोकर्स के थ्रू करते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बच्चों को पता है। जागृति वर्मा जी, आपका सही आंसर आया। एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया था जस्ट लॉकडाउन से थोड़ा दिन पहले, 15-20 दिन पहले, ठीक है। ब्रोकर करते हैं। और आपका सोशल मीडिया आजकल बहुत अच्छा मीडियम हो गया है, सोशल मीडिया, ठीक है। और टीवी हो गया आपका, न्यूज़पेपर हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब कुछ। ये क्या है? एक मीडियम है आपको एडवर्टीजमेंट देने की। इनसे आप जब एडवर्टीजमेंट कराते हैं तो क्या होता है कि आपकी बात कहां तक पहुंचती है? इन्वेस्टर तक पहुंचती है। आपकी बात कहां तक पहुंचती है? इन्वेस्टर की होती है। और इन्वेस्टर जो है, यहां पर जो इन्वेस्टर है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, वो जो है सोचता है कि क्या करूं। उसके पास क्या है? थोड़ा सा पैसा रखा हुआ है, इतना तो नहीं है लेकिन है इतना, लेट से 30,000 रुपए है, ठीक है। ये इस एड के जरिए अप्लाई करता है। देखिए क्या करता है वो? अप्लाई करता है। थर्ड स्टेप आया एप्लीकेशन। थर्ड स्टेप क्या आया? एप्लीकेशन आई। थर्ड स्टेप में आई अप्लाई करना। थर्ड यहां लिख दिया मैंने, और इसमें क्या? अप्लाई करना। अप्लाई करेगा। कहां अप्लाई करेगा? अप्लाई करेगा वो इसके पास, रजिस्ट्रार को।
कहाँ करेगा? अप्लाई। बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली, जिन लोगों को थोड़ा नींद आ रही है वो लोग थोड़ा अलर्ट हो जाएं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आने वाली है। चलिए, वो अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के तरीके क्या है? अप्लाई वो कर सकता है क्या? डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है। डायरेक्ट में वो क्या कर सकता है? मैनुअल कर सकता है और ऑनलाइन कर सकता है, ठीक है। वो ब्रोकर के थ्रू कर सकता है, वो ब्रोकरेज हाउस के थ्रू कर सकता है। जरा मुझे ब्रोकर और ब्रोकरेज हाउस में फर्क बता दीजिए। ब्रोकर और ब्रोकरेज हाउस में फर्क, ब्रोकर जो होता है इंडिविजुअल होता है, ब्रोकरेज हाउस में बहुत सारे ब्रोकर होते हैं, वो कंपनी की तरह काम करते हैं और बहुत एक्सपर्टीज होती है उसमें, ठीक है। तो या तो वो डायरेक्ट वो करेगा या वो इनके थ्रू करेगा, आपके ब्रोकर या ब्रोकरेज हाउस के थ्रू करेगा। जिनसे भी करे तो वो क्या करेगा? एक तो एप्लीकेशन देगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, प्लस मनी देगा। कौन सी वाली मनी? ये वाली मनी। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी, ठीक है। और ये एप्लीकेशन, अब यहां पे एक क्वेश्चन आ गया आपकी बुक में, अभी दिखाएंगे आपको। ये एप्लीकेशन मनी दो तरह से दे सकता है, या तो देगा क्या? चेक या ड्राफ्ट दे सकता है, और एक जो नया नाम आ गया है आजकल, आसबा। आसबा की फुल फॉर्म बता दीजिए जब तक मैं लिखता हूं। आसबा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है पूरा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ठीक है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड। बच्चे ऑनलाइन में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? अभी लास्ट 9:40 और 3-4 मिनट का, चलो आ रहा है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय, मुकेश कुमार जी बिल्कुल सही आंसर दिया। अब इसका प्रोसेस समझ लीजिए। आपके में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि एप्लीकेशन आसबा का क्या है? आसबा का क्या है? आसबा क्या है? नो इंटरेस्ट लॉस, नो इंटरेस्ट लॉस, ठीक है। एक बात यह है, और जैसे आपके अकाउंट में मान लिया 50,000 रुपए बैलेंस, ₹50,000 क्रेडिट में, ठीक है। तो आसबा में क्या होता है? ये जो 30,000 है, अगर आपके पास है तो इसमें से 30,000 पे आपका ब्लॉक लग जाएगा। आप एटीएम से पैसा लेने जाएंगे तो आपका एटीएम केवल कितना रिफ्लेक्ट करेगा? 20,000। एटीएम से पैसा लेने जाएंगे तो 20,000 दिखाएगा। यानी उसने क्या करा? अवेलेबल बैलेंस जो है कम कर दिया, आपका बैलेंस स्टॉक रोक लगा दी। और जब कंपनी रजिस्ट्रार आपको शेयर अलॉट करेगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका वो पैसा 30,000 उठा के वहां डाल देगा। यानी ये 30,000 रुपए कहां चला जाएगा? अगर अलॉटमेंट होता है, अगर क्या होता है? अलॉटमेंट होता है, तो 30,000 रुपए आपका कहां चला जाएगा? 30,000 रुपए रजिस्ट्रार को चला जाएगा। कहां चला जाएगा? रजिस्ट्रार को चला जाएगा। और अगर नहीं होता है, नो अलॉटमेंट, उस कंडीशन में ये वापस इधर आ जाएगा आपका, और आपका जो अवेलेबल बैलेंस है वो अगेन 50,000 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया तो हाँ बोल दीजिए इतना। चलो, इतना समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। तो ये आसबा का कॉन्सेप्ट आ गया। अब मैं बात करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट की, अलॉटमेंट प्रोसेस की। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? अलॉटमेंट कैसे होता है। अलॉटमेंट प्रोसेस होता है, उसका एक रूल है। क्या होता है? आईपीओ पीरियड होता है। क्या होता है? आईपीओ का एक पीरियड होता है। तो देखिए,
आईपीओ जब आते हैं, जो इक्विटी के आईपीओ आते हैं, इक्विटी माने शेयर के आईपीओ होते हैं, वो लगभग 3 डे के होते हैं, 3 डे टू और आगे तक 14 दिन तक होते हैं। ठीक है, 3 दिनों के अंदर, जैसे सपोज कीजिए एसबीआई कार्ड का आया था, तो एसबीआई कार्ड का जब आईपीओ आया तो क्या हुआ, एसबीआई कार्ड के आईपीओ आने का मतलब उस तारीख से खुल गया, उसको बोलते हैं इश्यू पीरियड। क्या बोलते हैं उसको, इस चीज को बोलते हैं डेट्स को इश्यू पीरियड, इश्यू पीरियड। ठीक है, वो 3 दिन की बता दी। अब जब आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। और वहां पर जैसे एक होता है ना इनामी कूपन योजना, जब आप अखबार में से कटिंग करके वो दैनिक जागरण वाले के अखबार के भेजते हैं ना आप लोग, ठीक है, यहां पर एक बॉक्स बना हुआ है, यहां पर एक क्या बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में क्या है, एप्लीकेशंस आती हैं। क्या आती हैं यहाँ पे, एप्लीकेशंस आती हैं। जितने लोगों ने अप्लाई किया होता है वो अप्लाई करते हैं यहाँ पे, और अप्लाई करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन इस तरह इस डब्बे में जाती है। ठीक है, इस डब्बे में आपकी एप्लीकेशन ऐसे करके इकट्ठी हो जाती है। ठीक, अगर एंड डेट तक, एंड ये क्वेश्चन आता है आपका, एंड डेट तक लेस देन 90% सब्सक्राइब हुआ तो इसको बोलते हैं क्या, जरा आंसर दीजिए आप लोग। 3 कंडीशन होती हैं, एक तो हुआ लेस देन 90, एक होता है 90 to 100, और एक होता है कि आपकी एप्लीकेशंस इस डब्बे से भी बाहर चली गई, यानी बोलते हैं मोर देन 100%। तो बताइए आप लोग, नाम बताइए, जिससे आप लोग बोलते रहेंगे तो मुझे लगेगा। व्हाट इज इक्विटी एंड डेट, इक्विटी का मतलब होता है कंपनी के रिस्क वेंचर में सीधे पैसा लगना। डेट का मतलब ये होता है कि उसका पैसे का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, कंपनी के डूबने या ना डूबने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो लायबिलिटी रहती है। तो देखिए इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब्ड। क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्राइब्ड, और इसी को हम बोलते हैं फेलियर। और ये फेलियर होता है तो इसमें क्या होता है, कंपनी को उनका पैसा वापस करना पड़ सकता है, या कंपनी उनकी कंसेंट से आगे के लिए फ्यूचर में रख सकती है। ठीक है, सेकंड वाले को बोलते हैं हम लोग, जो सेकंड वाला केस है हमारा, सेकंड वाले को हम लोग बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड। फुल्ली सब्सक्राइब्ड, और उससे नेक्स्ट होता है ओवर सब्सक्राइब। तो एसबीआई का जो वो आया था आईपीओ, एसबीआई से पहले आईआरसीटीसी का भी आया था, तो आपको पता है कि वो एक ही दिन में ओवर सब्सक्राइब, सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब जो भी डिसीजन आते हैं। तो बहुत सारी कंपनियों के अंडर सब्सक्राइब यानी फेलियर हो जाते हैं, कई के फुल सब्सक्राइब हो जाते हैं। तो जो पैसा कम होता है 90% से ऊपर, वो प्रमोटर डाल के काम चला लेते हैं। लेकिन अगर कम पैसा है तो कहां से लाएंगे, ज्यादा होने पे क्या होता है, ओवर सब्सक्राइब के रूल आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, उसकी बात करते हैं हम। इफ ओवर सब्सक्राइब, अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो ओवर सब्सक्राइब के केस में क्या होता है उसको देख लीजिए। ओवर सब्सक्राइब के केस में हमें एक रूल लगाना होता है, बल्कि ओवर सब्सक्राइब के केस में क्या एक रूल है, थंब रूल है, अलॉटमेंट का रूल है, रूल ऑफ अलॉटमेंट, रूल ऑफ अलॉटमेंट। ये जितने अब मैं वर्ड बोल रहे हैं ना, आपकी बुक से उठ के आ रहे हैं सारे वर्ड। ठीक है, तो रूल ऑफ अलॉटमेंट में क्या होता है, 2 तरह के हमारे वहां कस्टमर होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल्स, एक कौन होते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा जो मैं लिख रहा हूं, इंडिविजुअल, एक होते हैं नॉन इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल के फर्दर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रिटेल और एक होते हैं एचएनआई। एचएनआई की फुल फॉर्म बता दीजिए, वैसे तो पता होगी, फिर बता दीजिए। चलो, तो हमारा हो गया, एक तो हो गया रिटेल कस्टमर, एक हो गया एचएनआई, ठीक है, और एक हो गया हमारा नॉन इंडिविजुअल। ठीक है,
3 लोगों को बांटना है आपने, 3 लोगों को बांटना है। तो क्या है इनका कोटा कैसे फिक्स है? इनका कोटा फिक्स है। कोटा का मतलब उतने उन लोगों को देना है। 35% इनको देना है। चलो परसेंटेज लिखने से पहले मैं आपसे पूछता हूं कि आपके जो आरआरबी में होता है वो सेंट्रल, स्टेट और स्पॉन्सर्ड बैंक का कितना शेयर होता है? सेंट्रल, स्टेट और स्पॉन्सर्ड बैंक का कितना शेयर होता है वो आपको पता है, उसी के अकॉर्डिंग इसके आंसर हैं। ठीक है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, बिल्कुल ठीक है। एचएनआई की फुल फॉर्म बिल्कुल सही बताई आप लोगों ने। ठीक है। लेट नोटिफिकेशन डाला है शायद इसीलिए कम व्यूवर्स हैं। हमने एक्चुअली नोटिफिकेशन पहले डाला था, लेकिन उसमें जो शेड्यूल टाइमिंग थी वो गलत हो गई थी, तो वो डिलीट करके दोबारा डाला। वो तो मैंने 4 घंटे पहले डाल दिया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो 35% एचएनआई को होता है, बिल्कुल ठीक। अशोक कुमार जी ने आंसर दिया। ये सुधीर मंडल जी, आपका आंसर गलत है, आपने मिटा दिया, कोई बात नहीं। अशोक कुमार जी का ठीक आंसर है। चलो अब इस कोटे की बात करते हैं। तो 35% कोटा रिटेल कस्टमर को होता है, 15% कोटा जो है एचएनआई को होता है, और ये जो है 50% कोटा नॉन इंडिविजुअल्स को होता है। नॉन इंडिविजुअल्स में कौन आते हैं? देखो, एक तो आते हैं क्यूआईबी। बच्चा शुरू में पूछ रहा था मुझसे क्यूआईबी क्या होता है। क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, देखो मैंने बोला ना नॉन इंडिविजुअल, तो नॉन इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इंडिविजुअल का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंडिविजुअल को बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल। क्लियर हो गया? चलो अब जो है नॉन इंडिविजुअल हो गया, इंस्टीट्यूशनल। क्यूआईबी होते हैं, और क्यूआईबी के बाद दूसरा नाम आता है एफआईआई। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और म्यूचुअल फंड कंपनी, पीएफ कंपनी और अदर कंपनी जो कि किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के रूप में पैसा लगाती हैं शेयर मार्केट में, उनको बोलते हैं नॉन इंडिविजुअल। तो देखिए, हम बात करते हैं आईपीओ की। इनिशियल पब्लिक ऑफर जब आता है इस तरह से आता है, उसमें सबका कोटा होता है। तो जो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो इस नियम का ध्यान रखा जाता है, यानी रिटेल वाले को 35% मिलना है। अब एच पर सेबी, एच पर सेबी हु इज रिटेल कस्टमर, आप लोग आंसर कर दीजिए। एच पर रिटेल कस्टमर हु इज, एच पर सेबी हु इज रिटेल कस्टमर, आंसर कर दीजिए। तब तक मैं यहां लिख रहा हूं। मैंने लिख दिया उसका इन्वेस्टमेंट कितना होता है। रिटेल कस्टमर इंडिविजुअल तो होता है। इंडिविजुअल में हमने बताया 2 ग्रुप बनाए। इंडिविजुअल में बताया, एक तो बताया हमने रिटेल वाला बंदा, और एक बताया एचएनआई। लेकिन मैं पूछ रहा हूं रिटेल कस्टमर कौन होता है, उसका कितना इन्वेस्टमेंट होता है। चलो आपका आंसर आ जाएगा। अगर उसका इन्वेस्टमेंट उससे ज्यादा है तो एचएनआई हो जाएगा, और नहीं तो नॉन इंडिविजुअल या कंपनी हो जाएगा। अब देखो ये भी तय हो गया। अब क्या होता है, इसके बाद होता है लिस्टिंग डेट। एक क्वेश्चन आता है कई बार, क्या, देखो शोभित अग्रवाल जी आपका आंसर गलत है। शोभित अग्रवाल जी आपका आंसर गलत है। मिनिमम 15,000। संजय जी आपका भी आंसर गलत है। आपकी बुक में भी गलत है, आपकी बुक में भी गलत है। 2 लाख होता है। अप टू 2 लाख तक का जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अप टू 2 लाख, वो लोग रिटेल कस्टमर कहलाते हैं। नॉट मोर है, बिल्कुल अब सही हुआ आपका। आपकी बुक में गलत है, 1 लाख है, अब उसको 2 लाख कर लीजिएगा। ठीक है, चलो। अब हमने बोला कि अब हमने ये भी तय कर लिया, अब होगा अलॉटमेंट। और हमने एक बात करी कि क्या किसी भी कंपनी को लिस्टेड होना जरूरी है। किसी भी कंपनी को लिस्टेड होना जरूरी है। आपसे सवाल पूछा हमने, क्या किसी भी कंपनी को लिस्टेड होना जरूरी है?
या हमने बहुत सारी कंपनियां बनाई थी ना, तो कंपनी को, यहां पे हम वापस आ गए हैं, कंपनी को लिस्टेड होना जरूरी है या नहीं? यहां पे कंपनी को लिस्टेड होना जरूरी है या नहीं, आपको आंसर देना है। हाँ नहीं, हाँ नहीं आ गए तो मैं बताता हूं कि लिस्टेड और नॉन लिस्टेड दोनों कंपनी हो सकती है। यानी आईपीओ लाने से पहले वो नॉन लिस्टेड हो सकती है, और कई सारी ऐसी कंपनियां जो आईपीओ नहीं लाई लेकिन लिस्टेड है। लिस्टेड होने का मतलब अपनी जो आपकी वैल्यू है, शेयर की वैल्यू को ओपन मार्केट में प्राइसिंग करना, दिखाना कि हमारी ये वैल्यू है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो क्या है, लिस्टेड नहीं है लेकिन उनके आईपीओ जो है लिस्टेड हैं लेकिन उनके आईपीओ नहीं है। ठीक है, तो अब आएगा अलॉटमेंट प्रोसेस। क्या आएगा? अलॉटमेंट की डेट आएगी। अलॉटमेंट की क्या आएगी? डेट। अलॉटमेंट की डेट में अब यहां पे आते हैं, ये लिस्टेड कहां होते हैं? ये अभी तक सारा काम कौन कर रहा है? रजिस्ट्रार कर रहा है, सबकी एप्लीकेशन ले रहा है, पैसा ले रहा है, अलॉटमेंट कर रहा है। ठीक है, अब वो क्या करेगा? अलॉटमेंट को कहेगा लिस्ट होना है, लिस्टिंग डेट, लिस्टिंग डेट। और ये लिस्टिंग कहां होती है? एनी स्टॉक एक्सचेंज में। कहां होती है? एनी स्टॉक। देखो एक नाम आ गया, स्टॉक एक्सचेंज। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है पहले स्टॉक एक्सचेंजेस जो थे वो अधिकतर पीएसयू यानी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी में थे, सरकारी उपक्रम के टाइप में चलते थे, तो कुछ प्राइवेट भी थे। लेकिन अब आज की तारीख में सारे स्टॉक एक्सचेंजेस जो है प्राइवेट हो गए हैं। इसी को बोलते हैं डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। क्लियर होगी बात? ठीक है, चलो। अब एनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होना है उसको। अब वो चाहे वो बीएसई हो, चाहे वो एनएसई हो, चाहे कोई भी हो। अब बीएसई के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को क्या बोलते हैं? और ऐसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस के इंडेक्स को क्या बोलते हैं? और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस के शेयर कितने होते हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर वहां पे लिस्टेड होते हैं? पूजा को बोल चैट के मैसेज जवाब दे दे उसमें। निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी, गुड। चलो, तो अब हम बोल रहे हैं बीएसई को बोलते हैं हम लोग सेंसेक्स। कोई बच्चा सेंसेक्स की फुल फॉर्म बता दे, चलो मजा आ जाएगा। सेंसेक्स और कितने शेयर होते हैं? सेंसेक्स में बिल्कुल ठीक है, 30 शेयर होते हैं। और एनएससी को बोलते हैं निफ्टी, और इसमें कितने शेयर होते हैं? 50। ठीक है, क्लियर हो गया? निफ्टी 50, गुड। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ सकता है आपसे। बिल्कुल, शोभित अग्रवाल जी, गुड आंसर, सही बोला आपने। सेंसिटिविटी इंडेक्स बोलते हैं इसको। सेंस एक्स, इसका नाम तभी सेंसेक्स लिखा। ठीक है, अच्छा कोई बता सकता है कि बीएससी में एक बड़ा पार्टनर कौन है? पता नहीं, उतना कॉपी करके कर उसमें डाल दो। क्या करें? बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो बड़ा पार्टनर कौन है? आपको इतनी क्लास समझ में आ रही है तो प्लीज एक बार मेरे को खुश करने के लिए लिख दीजिए, बहुत मजा आ रहा है। चलो, मैंने सवाल पूछा था, क्या पूछा था आपसे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में किस बहुत नामी गिरामी कंपनी का शेयर है? बीएससी को सेंसेक्स 30, बहुत मजा आ रहा है, एंजॉइंग, बहुत मजा आ रहा है। निफ्टी, इंटरेस्टिंग।
लाइव क्लास का फायदा है, अगर आपने पूरी क्लास देखी तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। जितना पढ़ने में क्या, थोड़ी देर पढ़ा, इतनी देर में व्हाट्सएप का मैसेज टू बोला और आपने फोन उठा लिया अपनी जगह, फिर तो किताब गई किनारे को। ठीक है, चलो, तो कोई आंसर नहीं आया जो मैंने पूछा था। इंजॉइंग कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैंने पूछा था कि बीएससी में बड़ा, बीएससी का अगर आप वेबसाइट खोल के देखेंगे तो क्या मैं आपको दिखा दूं? चलो मैं आपको दिखा देता हूं। बीएससी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट देखेंगे। चलो बीएससी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आपके पास थोड़ा दाएं बाएं से भी आ जाता है, उस समय आप परेशान हो जाते हैं, आप कहते हैं बुक में नहीं लिखा था, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो देखिए सामने स्क्रीन खुल चुकी है मेरे पास, बीएससी इंडिया, बीएससी इंडिया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इस जो पिक्चर आपको दिख रही है, इस पिक्चर को भी देख के आप मेरा आंसर सही कर दीजिए कि बीएससी में किसकी जो है पार्टनरशिप आई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में किस नामी गिरामी कंपनी की पार्टनरशिप है? नहीं बता पा रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए जहां ये मेरा माउस चल रहा है उसका नाम लिखा है S&P BSE सेंसेक्स, S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। चलो विजेंद्र कुमार जी ने बोला S&P गुड। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो है अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और बहुत नामी गिरामी कंपनी है। इतनी नामी गिरामी है कि इसने अमेरिका की भी रेटिंग एक बार डाउन कर दी थी। कंट्री की रेटिंग करती है, आपके इन्वेस्टमेंट की रेटिंग करती है, और इसने बहुत बड़ा स्टेक इसमें ले रखा है। लेकिन क्योंकि बीएससी नामा जो नाम है वो पुराना जाना पहचाना नाम है, तो इसलिए इस शर्त में अभी भी उसका नाम बीएससी है, लेकिन उसके सेंसेक्स का नाम अब S&P BSE सेंसेक्स हो गया है। और सेंसेक्स ये 31,000 पे है, जो अभी कहाँ 46 हो गया था, कितना हो गया था पीछे। ठीक है, तो ये देखिए सेंसेक्स का नज़ारा आ रहा है यहाँ पे। और जो मैंने 30 शेयरों की बात करी थी आपसे, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इस समय स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, देखिए S&P BSE सेंसेक्स। ये सेंसेक्स जो है 30 शेयर्स पे है, और S&P BSE का सेंसेक्स 650 वाला भी है, उसमें 50 स्पेशली लिखा गया है। S&P BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 50, यानी कि 30 का एक है, 50 का एक है, नेक्स्ट 50 मतलब 100 का एक है। तो वो जो टॉप शेयर्स होते हैं उनमें से किन शेयर्स की वैल्यू को वो एक्सप्लेन कर रहा है, किस क्या चेंज हुआ है क्या नहीं उसके बारे में। जैसे S&P BSE 100, तो इस तरह से करके क्या है, ये इन्होंने अपने अलग अलग जो है इंडेक्सेस बना रखे हैं, और उन इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग आपको ये बताते हैं कि प्राइसिंग क्या हुई। जैसे आज की तारीख का हम देख रहे हैं, ये पूरा कुछ दिया हुआ है इसमें, एक ये तो USD INR का वो दिया हुआ वैल्यू, ये अलग चीज है। चलो, तो इतना ठीक हो गया आपका। चलो अब एक सेकंड बस मैं NSE पे भी लूंगा, फिर हम आगे अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना जब हम कैपिटल मार्केट को पढ़ रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है NSE 50, आपको दिखाई दे रहा होगा NSE 50, अभी स्क्रॉल हो गया है। NSE 50 ये NSE की वेबसाइट है, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, उस तरह से अकॉर्डिंगली आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलो मैं और आप आता हूँ। अच्छा, ये लिस्ट दिया हुआ है, देखो। चलो इस तरह यहाँ से हम निकल रहे हैं, क्योंकि हम टॉपिक से भटक जाएंगे फिर। चलिए, तो अब वो जो है एक लिस्टिंग डेट, अलॉटमेंट डेट के बाद एक लिस्टिंग डेट आती है। लिस्टिंग डेट में वो शेयर्स आपके जो हैं, वो शेयर्स आपके किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं। और यहां तक के प्रोसेस को, अप टू दिस प्रोसेस, ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अप टू दिस प्रोसेस इज नोन एज प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट यानी लिस्टिंग होने तक जो मार्केट है उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। ये ठीक इस तरह से होता है जैसे जब हमें घर में कोई फंक्शन करना है, हमें 20-25 किलो सब्जी चाहिए या बहुत ज़्यादा राशन चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के सब्जी मंडी जाते हैं, तो वो हमारा प्राइमरी मार्केट है, वहाँ से हमें शायद चीज़ें सस्ती मिल जाती है।
और वहां से जब वो लेके सब्जी वाले लोग अपने ठेले में बेचते हैं तो उसको हम रिटेल मार्केट बोलते हैं या इसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तो इसके बाद शुरू होता है ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट का। ये समझ में आ गया आपको? इसके बाद का जो प्रोसेस होता है सारा, वो फिर सेकेंडरी मार्केट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट में फिर उसकी स्टॉक की सेल परचेज इंडिविजुअल बेसिस पे होने लग जाती है। जो भी चाहे बेच ले, जो भी चाहे खरीद ले, ओपन मार्केट में आता है। इसी को बोलते हैं लिस्टिंग। और लिस्टिंग में एक प्राइस आता है, उस लिस्टिंग के प्राइस से आगे उसकी जर्नी शुरू होती है। ठीक है, अब एक बात और है कि प्राइमरी मार्केट में हमने फेस वैल्यू शेयर की रखी, सपोज कीजिए 10 रुपीज, और सेकेंडरी मार्केट में लिस्टिंग के बाद, जब लिस्टिंग हुई उसकी, तो लिस्टिंग के बाद हो सकता है उसका प्राइस आ जाए 9.68, या हो सकता है उसका प्राइस आ जाए 10 रुपीज, या हो सकता है उसका प्राइस आ जाए 11.20। तो देखिए, ये प्राइस कोई बता देता हूं, इस प्राइस में बोलते हैं डिस्काउंट पे खुला। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट पे खुला। इस पे बोलते हैं एट पार खुला, और इसको बोलते हैं प्रीमियम पे खुला। यानी आपका प्राइस ज्यादा खुला तो आपका 10 रुपए लगाया था वो 11-20 हो गया, और अगर 9.68 खुला तो आपको बोलेंगे डिस्काउंट पे खुला है, लॉस में आ गए आप एकदम। और एसबीआई कार्ड के साथ ऐसा ही हुआ, बहुत शायद नुकसान में लोग आ गए उसमें, क्योंकि जिस समय एक्सपेक्टेशन थी अच्छा था, मार्केट इधर ये डाउन हो गया कोरोना की वजह से, इसलिए ये प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। यहां पीछे मैं एक बात और वो कहना चाहूंगा जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, प्राइसिंग। क्या हेडिंग है? प्राइसिंग। दो देखो, प्राइसिंग में दो तरीके होते हैं। एक तो होता है फेस वैल्यू, और एक होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ये जो मैं अभी बता रहा हूं, ये आपकी बुक में इसका कंसेप्ट दिया हुआ है, इसका एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो यहां समझिए 10 रुपए रखा। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या करते हैं वो, उन्होंने उसका जो प्राइस है ऐसे रख दिया, कुछ लेट से अधिकतर जो पुरानी कंपनियां होती हैं वो ऐसे रख देती है 162 to 169, और इसको बोलते हैं बिडिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? बिडिंग प्रोसेस। बिडिंग का मतलब नीलामी होती है, उसकी ऑक्शन होती है। ठीक है, तो वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या करते हैं कि उसकी एक एग्जैक्ट प्राइस ना देके बिडिंग प्रोसेस देते हैं, और जो लेने वाला होता है वो लेने वाला इनमें से कहीं एक रेट कोट करता है। वैसे सपोज कीजिए किसी ने कहा मैं 167 का लूंगा, किसी ने कहा 168 का लूंगा, किसी ने कहा 162 का लूंगा, किसी ने कहा 169। तो जितने बड़े वाले बायर होते हैं उनको अलॉट हो जाता है। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस का मतलब कि कंपनी अपने सही रेट को जान पाती है कि हाँ, मेरा कल तो शेयर जो है 169 का बिक गया, इसका मतलब मेरे शेयर की वैल्यू क्या है? 169 है। यानी मार्केट वैल्यू, शेयर की मार्केट वैल्यू इतनी है। तो अधिकतर कंपनी आजकल बुक बिल्डिंग प्रोसेस पे अपना आईपीओ लाती हैं, और लोगों से उस पर प्राइसिंग करा के खुद ही ये जानती हैं कि इतना प्राइस मेरा हो गया। तो इसमें एक रूल लगता है कि टॉप प्राइस और फ्लोर प्राइस। ये जो रूल लगता है, इसका एक क्वेश्चन आता है आपके में कि ये 20% से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। यानी यहां से यहां का जो एडिशन है वो लेस देन 20% होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं नीचे लिख देता हूं कि जैसे एक शेयर 100 से 130 की रेंज में कोट नहीं हो सकता बुक बिल्डिंग में, क्योंकि ये 20% से ज्यादा है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हाँ लिख दीजिए। चलिए, इतना भी पूरा हो गया। अब एक चीज और बतानी है मेरे को कि जब ये अलॉटमेंट हो जाते हैं, अलॉटमेंट तक का काम जो होता है वो रजिस्ट्रार करता है, और अलॉटमेंट के बाद ये सारा जो काम होता है लिस्ट के बाद, आफ्टर लिस्टिंग ये सारा काम आपका कौन करता है? डिपॉजिटरीज। जरा बता दीजिए इंडिया में कितनी डिपॉजिटरीज है, उनकी फुल फॉर्म भी लिख दीजिएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रजिस्ट्रार एंड डिपॉजिटरीज।
आफ्टर लिस्टिंग जो है डिपॉजिटरी जाता है, और डिपॉजिटरीज क्या करती है, सबके खाते खोलती है अपने पास, ए बी सी सबके खाते खोल दिए उसने। उसने इसके खाते में भी लिख दिया, इसके खाते में भी लिख दिया, इसके खाते में भी लिख दिया, इसके खाते में लिख दिया। क्या लिख दिया कि भैया इसके 10 शेयर आए, इसके 20 आए, इसके 5 आए, इसके 10 आए। अब सेकेंडरी मार्केट से अगर बेचेगा तो उसने 2 बेच दिए तो 8 बच गए, ठीक है। उसने 3 बेच दिए तो 17 बच गए, इसने 3 और खरीद लिए तो 8 हो गए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस डिपॉजिटरी करता है। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था डिपॉजिटरी के नाम, बिल्कुल गलत आंसर दिया, एडीआर जीडीआर। एडीआर इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। वो एक नाउन है, एक ऑब्जेक्ट है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और यहाँ डिपॉजिटरी एक फंक्शन करने वाली बॉडी है। और इंडिया में जो दो डिपॉजिटरीज हैं वो हैं, चलिए मैं ही लिख देता हूं कौन कौन सी डिपॉजिटरी इंडिया में है। NSDL और CDSL। आपका जितने लोगों का डीमेट अकाउंट खुला हुआ है, आप अपने अपने डीमेट अकाउंट में देखिएगा आपका डीमेट अकाउंट किस डिपॉजिटरी से लिंक्ड है। जैसे हम बोलते हैं किसी को CBS अकाउंट खोलना हो तो उसके बाद 36 ऑप्शन होते हैं, चाहे वो ICICI बैंक जाए, स्टेट बैंक जाए, कहीं जाए। लेकिन जब आप डीमेट अकाउंट खोलने जाते हैं तो खुलवाते हैं आप किसी से भी हैं, ब्रोकर हैं सारे, लेकिन जिससे भी आप खुलवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन दोनों में से लिंक्ड है, यानी आपका अकाउंट वहां होता है। अजय वर्मा जी, सही आंसर आया आपका NSDL और CDSL, ठीक है। तो NSDL में हम आंसर कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। जरा मेरे को CDSL की फॉर्म बता दीजिए आप लोग। और ये जो दोनों मैंने नाम लिखे, इनके बारे में एक और अच्छी बात बताता हूं। ये मैं लिख दिया सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। तो ये जो दोनों नाम लिखे मैंने, ये दोनों नाम जो है डिपॉजिटरी वर्ड है, और डिपॉजिटरी जो होती हैं वो डीमेट अकाउंट मेंटेन करती हैं। या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो दोनों डिपॉजिटरी हो रहे हैं हमारे वहाँ इंडिया में, ये दोनों डिपॉजिटरीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर का हिसाब किताब रखती हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। आपको पता होगा, आपका जो NPS वाले लोग हैं सबका जो अकाउंट खुलता है वो NSDL के थ्रू खुलता है, ठीक है, गुड। चलिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और यहाँ आके हमारा जो रजिस्ट्रार वहां से किनारे होता है, डिपॉजिटरी से नाता जुड़ जाता है। जब तक आपके पास शेयर है तब तक होल्डिंग रहती है। इस तरह से हमारा कैपिटल मार्केट का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ खत्म होता है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, मैं अगली क्लास में कवर करूंगा, कल या परसों में करूंगा, और उसके लिए मैं बुक लाइन टू लाइन चलूंगा, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। वो क्लास केवल वही लोग ले पाएंगे जो लोग आज की क्लास को देख चुके होंगे या देख रहे हैं, क्योंकि वहां मैं लिंक करूंगा, मैं बार बार बोलूंगा उस क्लास में हमने पढ़ा था, उस क्लास में हमने पढ़ा था। इस बीच में आपकी कोई छोटी मोटी क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि बुक को हम अलग से कवर करेंगे आधे पौन घंटे में। अगर ये टॉपिक आपका बिल्कुल ठीक हो गया है तो अगला जो टॉपिक है म्यूचुअल फंड वाला, वो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा।